चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। प्लांक इज मूविंग ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये प्लांक है और ये ब्लॉक है।
देखो बेटा यार, आपको ये सब चीजें भी सोचनी पड़ेगी कि आपको डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये सब 9th में भी आप पढ़ते हो, फिर भी आपको ये नहीं आता अभी तक, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। तो मैं और रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले भूल गए आप। देखो इसने दिया हुआ है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये वेलोसिटी है ब्लॉक की ए की विद रिस्पेक्ट टू प्लांक बी। तो ये ऐसा लिख लोगे आप कि वेलोसिटी ऑफ प्लांक भी अपने को दे दिया, वी आई कैप हो जाएगा, इस फॉर्मूले में रख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में रख दिया तो मुझे ऐसा मिल गया। ऐसा मिल गया तो ये क्वांटिटी क्या इंडिकेट कर रही है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि v माइनस वी से राइट साइड में जा रहा है। तो एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं इसका, लेकिन एक्चुअल पाथ तो ये कवर किया ना उसने। तो एक्चुअल पाथ ये कवर किया तो ये डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पाइथागोरस से नहीं बता सकते हो, अगर ये r है, इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो गया, पाई r बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया r रूट 2। बस आ गया, और क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या हमारे पास में, ये डिस्टेंस आ गया। सर 1 मिनट लेकर। लिख लिया है। नहीं सर 1 मिनट। ये 3 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट में आप देखो, दोनों साइड ब्लॉक दिए हुए 2 kg 2 kg, तो सिस्टम तो मूव ही नहीं करेगा। तो अगर 2 kg, तो मैंने यहाँ देखो, अगर इसमें मैंने मान लिया स्प्रिंग में x1 का एक्सटेंशन है, इसका एफबीडी बनाएंगे तो kx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g। तो यहाँ से एक तो x1 की वैल्यू मिल गई 2g बाई k। दूसरे केस में कह रहा है कि दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। इसका मतलब ये एक्सटेंशन यानी कि स्ट्रिंग की तरह ये स्प्रिंग यहाँ काम कर रही होगी। दूसरे केस में अगर हम लोग जाएंगे तो जैसे अभी एक ने अभी जैसे सॉल्व करके डाला है ना क्वेश्चन, देखा होगा आपने सॉल्यूशन, तो वही क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बताया, देखो इस ब्लॉक के लिए ऐसे इक्वेशन लिख देंगे, इस ब्लॉक के लिए ऐसे इक्वेशन लिख देंगे, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अभी ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि पहली बार करवा रहे हैं, कई बार हुआ है, अभी अभी सॉल्व करके किसी ने क्वेश्चन भी डाला हुआ है ना। तो मैंने, और आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो टेंशन ये मिलता ही है उस केस में, ये एटवुड मशीन जैसा ही काम करेगा। तो इसमें जो टी की वैल्यू है ना, दरअसल वो क्या हो जाएगी, यहाँ के x2 के इक्वल हो जाएगी। ये सॉल्व कर लेंगे तो अपने को यहाँ से क्या मिल गया, x2 की वैल्यू मिल गई। उसी तरह दूसरे थर्ड केस में भी वही फर्स्ट सेकंड केस की तरह थर्ड केस है, बस मासेस चेंज हो गए। तो सेम वैसा ही यहाँ भी वही फॉर्मूला मैंने वापस से यूज कर लिया। तो मुझे यहाँ से ऊपर x1 की वैल्यू मिली गई थी, ये आती है ना, x2 की वैल्यू ये आती है, और x3 की वैल्यू ये आ रही है।
आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा किसका है, x2 ग्रेटर देन x1 है, x1 ग्रेटर देन x3 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऐसा कुछ था नहीं, अभी सिंपल ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए इसको। लिख लिए? नहीं सर, 1 मिनट। लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। Initially spring is undeformed. Now the force F is applied to B as shown when the displacement of B with respect to A. When the displacement of B with respect to X is towards right in some time. When the
डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक यहाँ दिया हुआ है, देखो ये ग्राउंड है और ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ठीक है। इधर हमने फोर्स एफ लगाया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्वेश्चन में कह रहा नाउ द फोर्स एफ इज अप्लाइड टू बी एज शोन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब ये हुआ कि चलते चलते, क्योंकि मान लो किसी टाइम टी बाद, किसी टाइम टी के मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, तो अभी जैसे इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, भले इन दोनों के बीच में जो स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ अगर एल है, तो कुछ टाइम बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई, कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स हो जाएगा। ये मतलब हुआ, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स होने का मतलब, तो लेंथ क्या हो गई, एल प्लस एक्स हो गई। एल प्लस एक्स होने का मतलब हुआ, अगर इस बॉडी पर आप इसका बीडी बनाते हो तो इसको स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्योंकि एक्सटेंशन ही इसमें, ये एफ है यहाँ। तो ये कह रहा है कि टुवर्ड्स राइट इज सम टाइम, देन रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है। तो मान लेते हैं कि बी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ मैंने मान लिया बी है, और ए का एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स इसको ए को इधर लग रहा है कि एक्स फोर्स लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए है। तो आप लिखोगे के एक्स इक्वल टू, इसका मास एम दिया तो एम ए, यानी ए एक्सेलरेशन है किसका, तो ए इक्वल टू आ गया हमारे पास में के एक्स बाई एम। उसी तरह इसकी जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ माइनस के एक्स इक्वल टू एम बी, एफ इक्वल टू एम ए, यानी बी इक्वल टू आ गया एफ माइनस के एक्स बाई एम। और आप देख रहे हो कि बी वेक्टर ये क्या है, आई कैप ही है, और यहाँ भी ये ए वेक्टर क्या है, आई कैप है। क्या पूछ रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये पूछ रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा एफ माइनस के एक्स बाई एम आई कैप माइनस के एक्स बाई एम आई कैप। कितना हो गया है, तो एफ माइनस टू के एक्स बाई एम आई कैप, तो हो गया हमारे पास में ए बी ए वेक्टर। ये आंसर है, यानी अगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो ऑप्शन आ गया सी, एफ माइनस टू के एक्स बाई एम। ओके, लिख लो इसको। नेक्स्ट हमारे पास में 15, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है,
ये ए ब्लॉक है और ये इधर की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 60 डिग्री है और यहाँ ये रोप यहाँ से होती हुई तो ये इधर की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। System is shown in the figure. Block A is moving with 1 meter per second towards left. Base is moving with 1 meter per second towards right. Then speed of the block चाहिए अपने को। तो क्या करते हैं इसमें, इस B की वेलोसिटी मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये जो वेज है ना, वेज के रिस्पेक्ट में मान लिया। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 या एफ बी डी बनाओ। अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रही, इसकी बात ही मत करो। तो यहाँ हमारे पास में क्या रहा, देखो तो ये हमारे पास में इधर टी होगा, इधर भी टी होगा। तो यहाँ देखो पहले इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। देखो ये यहाँ से टी, ये टी, तो ये उधर की तरफ जा रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 इंटू टी। यहाँ देखो ये कितने से जा रहा है, ये भी 1 से जा रहा है, तो -1 इंटू टी प्लस, अब यहाँ की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, इसके बारे में मैंने आपको कहा था, इसका टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर 0 लेना होता है क्योंकि इसका रिलेटिव मैंने मान लिया। तो ये क्या लिखोगे आप, टी वी बी डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो टी तो यहाँ 0 नहीं है, तो हमारे पास वी बी डब्ल्यू कितना आ गया, 2 आ गया मीटर पर सेकंड, लेकिन ये तो आंसर नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले रिलेटिव वेलोसिटी उधर की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी रिलेटिव बी की उधर की तरफ है, तो ये एंगल कितना हमारे पास में 60 डिग्री है। तो ये कितना आ रहा, वी बी डब्ल्यू, जो कि कितना है 2 है। उसको रिजोल्व कर लेंगे तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा 2 cos 60 और एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा 2 sin 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2 cos 60 आई कैप प्लस 2 sin 60 जे कैप इक्वल टू वी बी वेक्टर -1 आई कैप। तो आप देख रहे हो कितना हो गया है, ये -1 आई कैप प्लस ये कितना हो गया, √3 जे कैप इक्वल टू वी बी वेक्टर -1 आई कैप। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इसका मतलब बी वेक्टर इक्वल टू आ गया √3 जे कैप। इसका मतलब वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है √3 से। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। लिख लो इसको। हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा पार्टिकल एक सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन सर्कल में जा रहा है तो वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मान लो यहाँ है तो इसकी स्पीड इधर v है, ये 60 डिग्री रोटेट कर गया, ये 60 डिग्री अगर यहाँ रोटेट कर गया
तो ये इसकी इधर स्पीड बी है बी। तो 100 इसने कहा कि चेंज इन स्पीड क्या है, वो तो 0 है, चेंज इन स्पीड तो 0 आ गई है। फिर कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे भाई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, क्योंकि ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा वी जे कैप। अब ये वेलोसिटी उधर की तरफ है तो क्या लिखेंगे, देखो ये वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड में, तो इधर है तो इसको एक्सटेंड करो, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। तो ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, इसको रिजोल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो हमारे पास v फाइनल वेक्टर कितना हो गया, तो जाएगा v, क्योंकि ये कंपोनेंट ही जाएगा ना, तो माइनस वी कॉस 30 आई कैप, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा तो प्लस वी साइन 30 जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v वेक्टर v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस v, ये हमारे पास में √3/2 आई कैप प्लस v/2 जे कैप माइनस वी जे कैप, ये आ गया। तो क्या पूछ रहा अपने से, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या, तो ये इससे आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अच्छा एक तो तरीका ये है इसका, है ना, मैग्नीट्यूड यहाँ से, जैसे एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको इसका, तो माइनस वी √3/2 आई कैप, ये डेल्टा वी वेक्टर है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस v/2 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, तो जाएगा वी स्क्वायर 3/4 प्लस v²/4, तो अल्टीमेटली कितना आ गया v आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये हमारे पास में इधर इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो आप जब चेंज इन वेलोसिटी की बात करोगे, इसका अल्टरनेट क्या है, तो यानी फाइनल माइनस इनिशियल की बात करोगे ना आप, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि v फाइनल वेक्टर प्लस माइनस v इनिशियल वेक्टर, इन दोनों का सम कर सकते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ माइनस v इनिशियल, मतलब क्या हुआ, देखो ये था हमारे पास में ऐसा, तो ये v इनिशियल तो इधर है ना, लेकिन माइनस करोगे तो ये इधर जाएगा ना, तो माइनस v इनिशियल वेक्टर इधर हुआ ना, और ये यहाँ है, ये फाइनल है हमारे पास में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये एंगल कितना है यहाँ 60 डिग्री, उसको यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, यानी ये यहाँ है मान लो, क्योंकि वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो आप, उसको उठा के यहाँ लाओगे, उसी को पैरेलल यहाँ लेके आओगे, तो ये ऐसा होगा ना। तो हमने देखा कि अभी आपको पता है, अभी देखा हमने कि एंगल कितना आ रहा है यहाँ 30 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एंगल अगर 30 डिग्री आ रहा है तो एंगल 90 डिग्री है, तो टोटल एंगल कितना हो गया 120। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर है ना, दोनों के बीच में एंगल 120 है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, दो वेक्टर अगर होते हैं ए और इनके बीच में अगर 120 डिग्री एंगल होता है तो रिजल्टेंट भी तो ए ही मिलता था। और नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये तो कर ही लिया हम लोगों ने, लेकिन ये भी तो मेथड पढ़ा, ये भी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या था हमारे पास में, रिजल्टेंट अपने को ए सेम ही मिलता था, ठीक है नहीं। सर ऊपर लो ना, कॉपी करना है। कर लीजिए।
लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पावर एनर्जी कर रहे थे, वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स का हो गया था ना, कुछ एग्जांपल किए थे हम लोगों ने। टेंशन फोर्स के बारे में बात हुई थी हमारी, है ना? अच्छा, हो गया है? नहीं सर, 1 मिनट। सर 1 मिनट ऊपर क्यों जाते हैं? हो गया? सर नीचे का दिखाइए ना। हो गया क्या? हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। A ball is shot in a long hall having a roof at height of 10 meter with 25 meter per second at an angle of 37 degree with the floor. The ball lands on the floor at a distance of, ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। तो इसके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास में था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ u कितना दिया हुआ इसने 25 का होल स्क्वायर और ये हो गया साइन 37 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 625 इंटू ये कितना होगा 3/5 9/25 डिवाइडेड बाई 20। ये कितने बार गए यहाँ से 25, तो 5 से कितना 4 और 5 से 5,
कितना हो गया भाई 45/4। आप यहाँ देखो h जो है 10 से ज्यादा है, कुछ गड़बड़ किया क्या? ये तो ज्यादा आ रहा है h, तो फिर टकराएगा क्यों? सर ज्यादा है तो टकराएगा ना। हाँ 10 से ज्यादा आ रहा है तो टकराएगा ना। हाँ वही तो, कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने? क्वेश्चन में टकरा रही है, बॉल टकराएगा इज शॉट इन अ लॉन्ग हॉल हैविंग अ रूफ एट हाइट ऑफ 10 मीटर। अच्छा सॉरी, हाँ तो ये हाइट है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, रूफ कितने पर है? रूफ तो 10 मीटर है, हाइट इतनी है, तो होगा क्या, इसको तो जाना तो और ऊपर था, लेकिन ये क्या करेगा, इससे टकरा जाएगा। यानी एक्चुअल में इसको जाना कैसे था, देखो इसको जाना तो ऐसे था, है ना, लेकिन ये हाइट ही कितना मिल गया अपने को, केवल 10 मीटर तक है, तो यहाँ जाके टकराएगा इससे। तो वहां जाके जब टकराएगा तो उसी तरह से देखो तो क्या होगा, यहाँ इलास्टिक कोलिजन है। हाँ तो ये कह रहा है द बॉल लैंड्स ऑन द फ्लोर, तो यहाँ क्या कर रहे हैं देखो, ये जब यहाँ से थ्रो किया तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि u तो 25 मीटर पर सेकंड है, ये 37 है, तो हो जाएगा 25 cos 37, यानी 25 इंटू ये होगा 4/5, यानी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, हो जाएगा 25 साइन 37, तो जाएगा 25 इंटू 3/5, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो ये जब जाएगा तो यहाँ क्या होगा, दरअसल ये टकराएगा तो ऐसे ना, तो जब टकराएगा ऐसा तो इसका ये कंपोनेंट तो Vy होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका चेंज करेगा नहीं, हो तो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब कोलिजन के तुरंत बाद मैंने आपको बताया था कौन सा कंपोनेंट अपोजिट हो जाता है, तो टकराने के तुरंत बाद ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन है तो Vy, और ये तो चेंज ही नहीं करेगा, चेंज तो ये भी नहीं करेगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड वही रहेगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो अब ये क्या करेगा, ये दरअसल यहाँ से ऐसे मूव करेगा, फिर जैसे ये गया यहाँ तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ और ये जो डिस्टेंस है x0, ये दोनों इक्वल होगी, इस तरह का सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ से फिर ऐसे मूव करेगा। ये समझ में आ गया सबको? तो हमें क्या चाहिए, x0 ही चाहिए बस, तो x0 चाहिए तो x0 आ जाएगा हमारे पास में, x0 मिल गया, मतलब 2x0 अपने को चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें तो हाइट चाहिए, तो यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/t u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। तो y कितना है 10 है, uy कितना है 15 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इससे कितनी बार गया 5 से, यानी 2 इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया, t इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस ये हो गया 9 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 1, यानी t इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस 1/2। कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट, यानी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल है यहाँ, कितना आ गया 2 सेकंड आ गया, 2 सेकंड आ गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 20, सर 1 सेकंड भी आएगा ना? सर 1 सेकंड भी आज तक वही पॉजिटिव है 1 सेकंड। हाँ सॉरी 1 सेकंड ही आएगा ना इस केस में, तो 1 सेकंड आंसर होगा। हाँ सॉरी 1 सेकंड आंसर ही है यार, आंसर ही वही होना चाहिए, क्योंकि पहले तो टकरा जा रहा है वो, तो यानी इसका मतलब है कि t माइनस वाली वैल्यू पर भी क्या हो रहा है 3 माइनस 1/2, यानी 1 सेकंड पर ही वही आंसर ही 1 सेकंड के करस्पॉन्डिंग होगा, उसके करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। तो कितना हो गया 20 इंटू 1 यानी 20 मीटर, तो 2x0 कितना हो गया 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 सेकंड वो यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो 2 सेकंड जब यहाँ पहुंच रहा होता तो यहाँ का था वो, लेकिन टकरा ही पहले गया वो, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा 40 आना चाहिए।
बात समझ में आ गई है? तो ऐसे करना था। चलिए करो जल्दी से इसको। अब इसमें कुछ क्वेश्चन तो पूछने लायक नहीं थे, फिर भी पूछे हैं, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, रिलेटिव मोशन वाला, ये सब तो याद होना चाहिए ना, सारी चीजें पता होना चाहिए। सर थोड़ा नीचे लो ना। Yes, sir. चलिए बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी की। तो हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, टेंशन फोर्स की वजह से वर्क है, इसके बारे में बात हो गई थी। वेरिएबल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर अभी आ रही है। यस सर अभी आ रही है। हाँ सर अभी आ रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मैं बात करने जा रहा हूँ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सरफेसेस के बीच में क्या हो रही है, रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आता है जब सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। ओके, मैं यहाँ एक प्लांक ले रहा हूँ, यानी बी जो है वो प्लांक है, बी क्या हमारे पास में प्लांक है, और ए हमारे पास में क्या है, ब्लॉक है। बी हमारे पास में क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, और इनके बीच में स्लाइडिंग हो रही है। तो मैंने फोर्स जो अप्लाई किया वो किस पर अप्लाई किया, बी पे अप्लाई किया। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ए जो ब्लॉक है प्लांक के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाया तो तेजी से आगे जा रहा होगा। कौन, बी। तो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आगे जा रहा है ए, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। तभी तो ये एल डिस्टेंस पीछे जा चुका है। तो आप यहाँ देखो कि अगर मैं ए ब्लॉक की बात करूं तो फॉर ब्लॉक ए, आप ये देखो ब्लॉक आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, आगे तो लग रहा होगा ना, तभी तो आगे जा रहा है। और अगर मैं ब्लॉक ए पर की बात करूं तो भाई चलो इसको पहले देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऐसे ही तो हुआ ना। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन का कितना वर्क हुआ, यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए कितना लिखोगे आप, एफ के इंटू ए से लिखोगे। ये क्या हो गया, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए। अब आप यहाँ देखो इसका देखो आप, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बी का डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखते हो तो एस बी हो रहा है। तो फॉर ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय सर आपकी आवाज काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, आवाज नहीं आ रही? नहीं सर आ रही है अभी। आ रही है सर। अच्छा, हाँ, ब्लॉक बी की बात करें तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पहले इसका एबीडी बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कि प्लांक पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा ना। इसका वर्क कितना हुआ, माइनस एफ के इंटू एस बी हुआ। और ब्लॉक बी वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ के एफ बी एस बी हुआ। अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये तो क्या हो गया देखो, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन प्लांक बी कितना हो जाएगा, ये हो गया। मतलब अब बात करते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। सिस्टम में क्या है यहाँ, ब्लॉक
ए प्लस प्लांक बी। तो आप देखो टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना आ गया, डब्ल्यू ए एफ के प्लस डब्ल्यू बी एफ के। तो क्या हो गया, माइनस एफ के इंटू एस ए प्लस, सॉरी ये प्लस आएगा और यहाँ माइनस एफ के एस बी। ये समझ में आ रहा भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ यस सर। सर। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, ये एफ के को बाहर लेंगे तो यहाँ एस बी बड़ा है ऐसे, तो समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। तो यहाँ से माइनस बाहर लो तो क्या मिलेगा, देखो एस बी माइनस एस ए। अब यहाँ ध्यान से देखो, एस बी माइनस एस ए क्या है, एल। ये एल ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क क्या आ रहा है, यहाँ माइनस एफ के इंटू एल आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एस बी माइनस एस है तो नेगेटिव आ रहा है। तो एक बात और क्लियर हो गई यहाँ। अच्छा एक बात और है, देखो यहाँ जो पूरे सिस्टम की मैंने बात करी, तो आप देख रहे हो कि यहाँ वर्क आया है, क्योंकि है ना, किसकी वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर मैं जब सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ तो देखा जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इसको देखो अच्छे से, इस ब्लॉक और प्लांक को, यहाँ जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स हुआ। इस केस में तो इंटरनल फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अगर जहाँ इंटरनल फोर्स है, अगर वहाँ डिफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरनल फोर्स का सिस्टम पे वर्क क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन होगा तो सिस्टम पर इंटरनल फोर्स भी वर्क करता है। यहाँ क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा तभी तो वर्क करेगा वो। तो यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि देखो ब्लॉक पहले कहाँ था, ब्लॉक इस एंड पर था, राइट एंड पर, लेफ्ट एंड पे ब्लॉक चला गया, यानी डिफॉर्मेशन हुआ। तो जब भी डिफॉर्मेशन होगा इंटरनल फोर्स का वर्क होगा। तो हमें 2-3 पॉइंट यहाँ मिल गए हैं, है ना। पहले लिख लो फिर लिखवाता हूँ मैं आपको सारे पॉइंट है। हर्ष आपके यहाँ तो साफ आवाज है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नीचे ले सकते हो। ये एक मिनट में बाकी लोगों को सर, लिखने, एक मिनट। हाँ एक बार लिखने दो, अभी रुको, अभी करता हूँ। लिख लिया? हाँ सर, हो गया। हाँ सर।
सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं क्या क्या क्या? सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से एक्सप्लेन करना है। तो मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ ये हमारे पास में ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और नीचे क्या है, ये प्लांक है, बी प्लांक है, ए ब्लॉक है ना। हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये पूरा सिस्टम यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए कितना चला, एस ए चला रहा, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी कितना चल रहा है, एस बी चल रहा है। इसका मतलब ब्लॉक का देखो आप डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है, इसका मतलब इस पर कैंडी फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, क्योंकि ब्लॉक बी पर तो फोर्स लगा ही रखा था हमने, तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होना ही होना है, लेकिन इसका भी राइट साइड हो रहा है, इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है और प्लांक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वर्क कितना हो गया, एफ के इंटू ए से हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से हुआ। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए, तो ये आ गया। ब्लॉक बी पर देखो डिस्प्लेसमेंट एस बी राइट साइड में हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा, माइनस एफ के इंटू एस बी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ऑन प्लांक बी आ गया हमारे पास में। तो ये दोनों, एक पे पॉजिटिव वर्क आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का, एक पे नेगेटिव वर्क आ रहा है। फिर मैंने कहा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, तो ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक प्लांक बी, ये हमारे पास में एक सिस्टम है। तो टोटल वर्क लिखेंगे हम लोग, टोटल वर्क लिखेंगे तो हमारे पास ये आ गया, उसको सोल्व किया तो ये आ गया, और एस बी माइनस ए से क्या आ रहा है यहाँ, ये आ रहा है, ठीक है। एस बी माइनस ए से एल एल आ रहा था, तो यहाँ रख दिया मैंने। तो यानी सिस्टम पे वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क आया, और इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा बाकी का। ये लिख लो पहले, ऊपर का लिख लिया ना। सर वो सिस्टम वाला देखा या नहीं? ये लिख लिया यहाँ तक सबने। हाँ हाँ सर। सर। लिख लिया सबने। यस सर। हाँ सर। अब नोट लिखेंगे हम लोग यहाँ। वर्क डन, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं इसमें, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में भी जीरो, जीरो वाला केस अभी लेके दिखाऊंगा आपको मैं। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में भी जीरो, और में भी नेगेटिव, और may be positive, but for a system it is always negative। देखो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ तो रहा है, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट ये, इफ देयर इज deformation in system along the
डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स, है ना। अब मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब यही था। इफ देयर इज डिफॉर्मेशन सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स या along the line of action of internal force, along the line of action, if there is deformation system along the line of action of the internal force, then there will be work done by internal force on the system, ठीक है ना। अच्छा, कोशिश भी क्या करो आप लोग भी कि साथ साथ में लिख लें, क्योंकि आप ही को फायदा होने वाला है। क्योंकि होता क्या, मैं 5 मिनट तक ऐसे बैठा रहता हूँ, मालूम है, आप लिखते रहते हो, मैं देखता रहता हूँ ऐसे इधर उधर, तो आप भी साथ साथ लिख लिया करो। उससे क्या होगा, आप ही को फायदा है। मेरा तो मानना है कि थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं। ओके सर। तो साथ साथ लिख लिया करो। वैसे मैं आराम से लिखता रहता हूँ, लिख लिया करो। आप भी थोड़ा तो ऐसा तो कर ही सकते हो। छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मतलब कि नहीं सर हम अभी 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 5th क्लास के भी बच्चे नहीं हैं। आप 11th में, अब तो 12th में आने वाले हो। इतनी स्पीड तो बढ़ा ही सकते हो कि लिख लो आराम से, धीरे धीरे। मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिख लो। तो क्या है हमारे पास सेकंड केस में, इफ देयर इज डिफॉर्मेशन सिस्टम अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनल फोर्स, देन देयर विल बी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, है ना। देखो अभी मिला अपने को, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है, जो वर्क होता है ना, दरअसल फ्रेम डिपेंडेंट है। वर्क जो है फ्रेम डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है ना वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। जो रियल फोर्स है वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, तो बात हो गई थी हमारी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम डिपेंडेंट है, इसलिए वर्क जो होगा किसी भी फोर्स का वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो उस पॉइंट पे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, डिस्कस भी करूंगा उस कॉन्सेप्ट को भी। ये लिख लो पहले। हमेशा डिपेंडेंट रहता है फ्रेम पे। डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है फ्रेम पे डिपेंडेंट, ये समझ में आया पहले तो आपको। नहीं, अभी तो मैंने बोला ये लिखवाया थोड़ी, अभी लिखवाऊंगा ना। पर ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता फ्रेम डिपेंडेंट? होता है सर। तो फिर वर्क भी होगा ना। लिख लिया है? हाँ सर, लिख लिया। यस पहले ये भी सर। देख लेते हैं कि फ्रिक्शन, काइंड फ्रिक्शन का वर्क 0 कब होता है ना। तो मान लो कि ये ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, तो सरफेस जो है वो तो रेस्ट पर है। हमने इस ब्लॉक पर ए फोर्स लगाया है, ये ए ब्लॉक है, और यहाँ मान लेते हैं यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू के। ये ब्लॉक स्लाइड होके इधर आया मान लो, तो ये ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करके यहाँ आया है। तो आप यहाँ देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि एस हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, देखो ब्लॉक की अगर हम बात करें
तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स एफ इधर है, तो इसका रिलेटिव मोशन तो आगे की तरफ है ना, राइट साइड में। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको पीछे लगेगा। लेकिन सरफेस को किधर लगेगा, तो राइट साइड में लगेगा। तो आप यहाँ देखो कि जहां भी ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या उन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? सरफेस पर जहां भी ये स्लाइड करके ब्लॉक जा रहा है, वो सरफेस पे जो पॉइंट्स है वहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या उन पॉइंट्स का? नहीं सर। नहीं हो रहा है। इसका मतलब सरफेस पे फ्रिक्शन का वर्क क्या हुआ, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो वर्क डन बाई kinetic friction force, work done by kinetic friction force on surface is zero। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जीरो वर्क भी करता है। नेगेटिव तो करता ही है, पॉजिटिव भी करता है, और सिस्टम पर हमेशा उसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो भी होता है। तो इस पर जीरो करेगा और उस पर क्या करेगा है, पॉजिटिव वर्क करेगा, सॉरी उस पर नेगेटिव वर्क करेगा। टोटल ओवरऑल वर्क क्या जाएगा सिस्टम पर, अर्थ और ब्लॉक को मान के सिस्टम करेंगे, उस केस में टोटल वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो आना ही है, हमेशा नेगेटिव वर्क होगा सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो ये लिख लो। हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्क done by a force depends upon the frame of reference। It means work done by a force is a frame dependent quantity। देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ, मान लो जैसे कि ये एक ट्रॉली है, और यहाँ मान लो एक ब्लॉक है, और ये मान लो इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है ना। ये ब्लॉक यही है ना, ब्लॉक यही है, और ब्लॉक ए ब्लॉक है। ब्लॉक ए इज at rest with respect to trolley, with respect to trolley। block A is at rest with respect to trolley, और इसका इधर जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब आप देखो कि मान लो किसी टाइम टी बाद है, तो टी इक्वल टू 0 पर यही था, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी मैंने मान लिया कि 0 ही है। किसी टाइम टी बाद की हम बात करें तो मान लो ट्रॉली यहाँ कहीं पहुंच जाती है,
ये ब्लॉक यहाँ था, है ना, ये ब्लॉक यहाँ था। तो आप देखो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली कितना हुआ। कितना हुआ? जितना इसका हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाफ AT स्क्वायर हुआ ना। तो इसके साथ में तो इसका भी तो डिस्प्लेसमेंट ए से हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ हमें चाहिए वर्क डन बाय स्टैटिक, work done by static friction force, work done by static friction force on block A with respect to trolley and ground, है ना। क्या चाहिए अपने को? फाइंड वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली एंड ग्राउंड। तो आप देख रहे हो कि ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे ही लग रहा होगा, तभी तो ब्लॉक आगे गया। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यहाँ एस हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए क्या आ गया? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात किया तो वो आ गया हाफ AT स्क्वायर इंटू FS ना। ये तो था ना, FS इंटू S ना। एक तो आंसर ही आ गया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट हमारे पास में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो एक बार बताइए, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है ना। 0 तो 0 इंटू FS क्या हो गया? 0। तो देखो फ्रेम डिपेंडेंट हो गया ना वर्क। क्लियर है? तो उसी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क ग्राउंड के रेस्पेक्ट में FS इंटू S या हाफ AT स्क्वायर इंटू S आ रहा है ना। इसको हमने, ये कांस्टेंट है दरअसल। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? हाफ AT स्क्वायर इंटू FS आ रहा है। किसी टाइम T की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन इस ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। तो फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। ये लिख लिया भाई सबने? ऊपर वाला पॉइंट लिख लिया था? क्या लिख रहे हैं? और थोड़ा नीचे लो ना। लिख लिया ने? हाँ सर।
हो गया सर। चलिए, लिख लिया भाई, सबने लिख लिया? Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका सिस्टम पर वर्क क्या होगा, है ना। जैसे हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पे वर्क क्या आया है, नेगेटिव आ रहा है। चलो इस बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। यानी इंटरनल फोर्स जब होगा तब वर्क क्या होगा। इंडिविजुअल पे तो वर्क, है ना, जैसे भी देखा हमने पॉजिटिव है, देखते हैं नेगेटिव है कि नहीं, क्या है, सब के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में वर्क डन बाय static friction force on individual body and system। ओके, तो सेम वही केस यहाँ ले रहा हूं मैं। मान लो कि ये प्लांक है लेकिन यहाँ कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो देयर इज नो relative sliding between the block and plank। ओके, तो हमारे पास में मान लेते हैं कि यहाँ ब्लॉक यहाँ रखा है और ये प्लांक बी है और ये ग्राउंड है और मैं इस पर फोर्स लगा के इसको लेके जा रहा हूँ आगे। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये मान लो यहाँ पहुंच जाता है, तो ब्लॉक तो अभी भी यहीं रखा हुआ है, ये ए और ये बी है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर एस हुआ तो इसका भी तो डिस्प्लेसमेंट एस ही होगा। ये बात समझ में आई भाई, ये बात समझ में आई सबको? जब रिलेटिव स्लाइडिंग है ही नहीं तो जो प्लांक का होगा वही तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ देखो, अगर आप यहाँ एफ बी डी बनाते हो तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ये आगे गया क्योंकि राइट साइड में गया, इसका मतलब इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। तो प्लांक पे किधर लग रहा होगा, प्लांक को पीछे लग रहा होगा। इस पर फोर्स इधर ये एफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है बी पर, क्लियर है। तो चलो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए क्या हो जाएगा, W A F S। कितना हो गया, F S इंटू एस ना, ये हो जाएगा। फिर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी या प्लांक बी। प्लांक बी तो क्या हो जाएगा, WBFS, ये होगा माइनस FS इंटू एस ना। समझ में आया सबको? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम मतलब ब्लॉक ए प्लस प्लांक बी, क्या हो जाएगा, तो WFS इक्वल टू होगा WAFS WBFS। तो क्या हो गया, FS इंटू एस माइनस FS इंटू एस इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क जो है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जब सिस्टम की बात करेंगे
तो इंटरनल जब भी सिस्टम की बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा उस केस में, इंटरनल फोर्स होगा और इंटरनल फोर्स है, और आप देख रहे हो कि यहाँ कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है ना, दोनों ब्लॉक और प्लांक और ब्लॉक के बीच में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा फोर्स के अलोंग। तो वैसे भी मैंने आपको पहले लिखवा दिया कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 होता है अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ भी डिफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सिस्टम पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिख लेते हैं नोट डाल के, फिर मैं आपको देता हूँ लिखने के लिए। तो वर्क डन बाय static friction force on system is always 0, is always 0। लिख लो इसको। ऊपर वाला तो लिख लिया, ऊपर वाला तो लिख लिया था नहीं तो सब। Yes, सर लिख sir. नहीं उसकी कह रहा हूँ मैं, जो ऊपर Yes, वो sir, फ्रेम लिख वाला लिया। बताया। हाँ फ्रेम वाला लिख लिया सर। एक मिनट रुके तो। तो वो नोट दिखाइए ना। हो गया सर। सर हो गया लिखकर। लाइट के जाने का असर हो गया।
हाँ पॉइंट क्लियर है भाई सबको? अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया, हाँ सर। किसी को कोई डाउट है क्या? आदित्य भाटे आपको डाउट है क्या? हाँ ये बाकी बच्चे भाग गए, क्या हो गया? नेटवर्क इशू है कि इनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में? सर लाइट गया ना। सर लाइट गई। लाइट चली गई है। अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग जरूर भाई आज। हर्ष चालू है Recording. रिकॉर्डिंग सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हाँ भाई, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ मत करना है तो बाकी बच्चों को नुकसान हो जाएगा फिर। नहीं सर। चलिए चलो फिर लाइट गई तो फिर आज इतना ही करेंगे फिर हम लोग, ठीक है? मुझे मैसेज भी ठीक। ड्रॉप नहीं करते बच्चे, है ना? मैसेज ड्रॉप कर दे तो मुझे पता चल जाए। चलो ठीक है, फिर नुकसान तो नहीं होने देंगे किसी का भी। चलो सर फिर आज इतना ही। डीपीपी हाँ, करना है, बोलिए। नेक्स्ट क्लास हाँ डीपीपी डीपीपी करना है। अभी अब क्या करना है आपको, शीट में, आपके पास शीट है उसमें देखो एक्सरसाइज 1 का पार्ट सेक्शन ए देखिए आप। सेक्शन ए और बी मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। एक Yes. इसमें क्या क्या गया सेक्शन ए में देखो आप। हर्ष ये रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो आप।